गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आपको 100% पेपर में मिलेगा, चाहे वो HBSC का एग्ज़ाम है चाहे वो CBSE का एग्ज़ाम है। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके गवर्नमेंट एग्जाम में भी आ जाते हैं जो आपके पास चैप्टर 9 से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। बस ये थोड़ा सा आपके पास एक नए स्केल पे आ जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी होती है। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को रीड आउट करना पड़ता है। उस स्टेटमेंट को रीड आउट करके हमें उसका आंसर निकालना पड़ता है कि जो चीज़ हमें पूछी गई है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बेसिक समझाऊंगा कि आपने इस चैप्टर में जो मेन की पॉइंट्स हैं वो आपने क्या याद रखने हैं, और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो याद रखनी है, जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा चैप्टर 9 का। देखिए, अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में इसमें आपने 2-3 चीज़ें बहुत याद रखनी है। वो क्या है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में हमारे पास जब भी आप कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको ट्रायंगल तो बनानी ही पड़ेगी, बिना ट्रायंगल के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है ना। ट्रायंगल आप जब भी बनाएंगे तो ट्रायंगल आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ आपको गिवन है और क्या चीज़ आपको निकालनी है। ठीक है ना। इसमें आपको थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए कि इंक्लिनेशन, एलिवेशन किसे कहते हैं, डिप्रेशन किसे कहते हैं। चलो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। चलो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही आपने काम करना है। विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल पे आप काम नहीं करेंगे। यानी कि जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल पे ही ध्यान रखना है। ट्रायंगल्स इसमें काफ़ी बन सकती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपने जो भी कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि साइन का, कोस का, टेन का, तो आप हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल वाले पे ही लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन सकती हैं। ठीक है, चलो अब देखो हमारे पास, सपोज करो आपके पास ये कोई ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, और इसमें आपको बोल दिया कि ए बी आपको गिवन है 10, और आपको बोला गया है कि AC निकालनी है। क्या निकालनी है? AC। क्वेश्चन मतलब कोई भी था, इस हिसाब से आपके पास आ गया कि ए बी दे रखी थी और AC निकालनी थी आपको। तो आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, वो क्या है। देखिए, जो चीज़ गिवन है और जो चीज़ निकालनी है, जो चीज़ गिवन है, जो चीज़ निकालनी है, फॉर्मूला उसी में ही लगाना है। क्या बोला मैंने, देखो दोबारा से सुनो। जो चीज़ गिवन है और जो चीज़ निकालनी है, फॉर्मूला उन दोनों के बीच में ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस। तो अगर मैं आपको बोल लूँ कि फॉर्मूला आपने सर बोल दिया कि इन दोनों में लगेगा, तो लगेगा कैसे। सपोज करो यहाँ पे एक एंगल उसने दे रखा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होता है हमारे पास साइन। ठीक है, और साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि दिस इज AB एंड अपॉन में AC। ठीक है, तो AB की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है 10, और AC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AC हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब इस तरह से आपने इन चीज़ों को छोटी छोटी को याद रखना है कि जो चीज़ दे रखी है और जो चीज़ निकालनी है, फॉर्मूला हमेशा उसी में ही लगेगा। चाहे वो ये चीज़ दे के ये पूछ ले, चाहे वो ये दे के ये पूछ ले। ठीक है, अब देखो ये जरूरी नहीं है कि आपने P/H ही करना है हर बार, आप H/P भी कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर वही आएगा। आप हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का लगाएंगे तो यहाँ पे कोसिकेंट 30 बन जाएगा। ठीक है, और कोसिकेंट 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास 2, तो वो अल्टीमेटली फिर बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो ये था आपका छोटा सा एक बेसिक रूल, आपने ये इसको याद रखना है। सेकंड चीज़ क्या है, देखिए जब भी वो आपको बोलेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, क्या बोलेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए जब वो एलिवेशन बोलेगा तो आपने जो है याद रखना है, दिस इज ये हमारे पास एक लाइन है और नीचे भी हमारे पास एक ग्राउंड के साथ लाइन है। ठीक है, यहाँ पे
तो जब वो बोलेगा आपको एलिवेशन है तो आपने एंगल यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। और जब वो आपको बोलेगा कि डिप्रेशन है यानी कि ऊपर से नीचे एंगल बन रहा है, तो डिप्रेशन में एंगल यहाँ पे आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। पर हम मैक्सिमम क्वेश्चन में एंगल यहीं पे लेके चलते हैं, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम ये लाइन पे दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, बीच में हम कोई लाइन लगाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा होगा, तो हम यहाँ की बजाय डायरेक्ट यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको यहाँ भी अगर दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये 2-3 चीज़ें थी, आपने इसको याद रखना है। थर्ड चीज़ क्या है वो है, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस में तो आपको वही चीज़ मिलेगी और आपने वही चीज़ फॉलो करनी है। बहुत कम चांस है कि कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो या कोई अलग ही एक्सेप्शनल केस हो। तो मैक्सिमम केस में आपके पास कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे कि बिल्डिंग से रिलेटेड और आएंगे आपके पास टावर से रिलेटेड। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास बहुत आते हैं पूछे हुए, बिल्डिंग से रिलेटेड और टावर से रिलेटेड। तो आपके इस मैथ में मैंने चेक किया है, सीबीएसई के मैथ में भी और जो हमारे पास आर डी शर्मा का मैथ भी है, उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन में जो है वो टावर को हम बड़ा लिख के चलते हैं। टावर को आपने बड़ा लेके चलना है, यानी कि हाई लेके चलना है, और आपने मान के चलना है कि जो बिल्डिंग है वो टावर से छोटी है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको ये करना पड़ेगा, बट आपको मैं फिर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपने इसको डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने पहले स्टेटमेंट रीड आउट करनी है, फिर उसके बाद आपने ये कंक्लूजन निकालना है कि टावर बड़ा हो सकता है या बिल्डिंग बड़ी हो सकती है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि मैक्सिमम केस में टावर ही आपको बड़ा मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए सबसे पहले आपको इंग्लिश की हिंदी आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश की हिंदी नहीं बनानी आती है तो प्लीज़ आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश की हिंदी नहीं आती तो आपको पता नहीं लगेगा कि एंगल कहाँ जा रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे और इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसमें आपके पास ट्रायंगल ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ट्रायंगल अगर आपने गलत बना दिया तो आपका आंसर गलत ही आएगा, सही कभी भी नहीं आएगा। कैसे करेंगे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि आपको एक टावर गिवन है, ठीक है, सपोज दिस इज टावर, ये हमारे पास हो गया टावर। टावर में क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी क्या तो इधर बनेगा या इधर बनेगा, कहीं भी बना लो, ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो इसके फुट से 30 मीटर दूर है, यानी कि दिस इज़ 30 मीटर। तो यहाँ पे ये एंगल बना रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लो, ठीक है। तो ये आपको बोला गया है, देखो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो टावर के फुट से, टावर का फुट कहाँ होता है, ग्राउंड पे, इससे 30 मीटर दूर है, ठीक है। यही हमें गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको ये हाइट निकालनी है टावर की, कि टावर की हाइट कितनी आएगी। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। कितने का एंगल बनाया उसने, 30 डिग्री एंगल बनाया, एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो जो चीज़ हमें निकालनी है और जो चीज़ हमें दे रखी है, ये एच तो हमें निकालना है, यानी कि हाइट, इसको हाइट लिख लो, दिस इज हाइट, और वैसे इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और दिस इज बेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूले यूज़ करेंगे जो हमने चैप्टर 8 में भी किए थे, पंडित बद्री प्रसाद वाले, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा टेंजेंट थीटा का। आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ऊपर लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, उसके बाद आप लगाएंगे टेंजेंट 30। अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और AB कितने हैं हमारे पास, AB तो हमें निकालना है, BC हमारे पास है 30, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3AB इज इक्वल टू 30, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
30/√3। देखिए जब भी आपके पास वैल्यू √3 में आए, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके पास होगा, या तो आप इसको यहीं छोड़ दें, यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीछे सेंटीमीटर या मीटर जो भी आपको गिवन है वो आप लिख देंगे, ठीक है। अगर आपके पास √3 नीचे लिखा हुआ है तो आप प्लीज़ रैशनलाइजिंग भी करना जरूर सीखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपके पास रैशनलाइजिंग से आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे रैशनलाइजिंग? रैशनलाइजिंग बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे? जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है √3, उसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से डिवाइड कर दो, तो ए भी हमारे पास आ जाएगा 30√3 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे √3 है, यहाँ भी √3 है, तो √3 और √3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 3 के टेबल पे 10 पे चला जाएगा, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10√3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का एक ही क्वेश्चन हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इसमें बेसिक भी समझाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 या 3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे इस टाइप से रिलेटेड, ठीक है, सिंगल ट्रायंगल से, फिर हम डबल ट्रायंगल से रिलेटेड करेंगे डिस्कस, फिर आगे जो भी हमारे पास मिक्स्ड ट्रायंगल आएंगी उसमें हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपनी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।